नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 में भाग 22 तक पढ़ लिया था। भाग 22 में आपने उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा। उत्परिवर्तन की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में आपने समझा। उत्परिवर्तन से संबंधित नीट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपने उनको सॉल्व किया। अब आते हैं हम भाग 23 में, उसके आगे टॉपिक बारे में बताएंगे जो कि होगा आनुवंशिक विकार, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मानव आनुवंशिकी क्या होता है, वंशावली विश्लेषण क्या होता है, वंशावली विश्लेषण की पहचान कैसे की जाती है, इन सभी के बारे में आपको भाग 23 के अंतर्गत बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं भाग 23 का पहला टॉपिक जो कि है आनुवंशिक विकार, यानी उत्परिवर्तन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आनुवंशिक विकार। तो हेडिंग डाल लीजिए आनुवंशिक विकार, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। शब्द से ही क्लियर है आनुवंशिक। देखिए विकार का मतलब क्या होता है ना, विकार का मतलब रोग होता है, रोग, ठीक है। इसे हम डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, डिजीज। विकार कहिए चाहे रोग कहिए, बात एक ही है, आनुवंशिक है। यानी ऐसे रोग, ऐसे विकार जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, ऐसे रोग को आनुवंशिक रोग कहते हैं या आनुवंशिक विकार कहते हैं। आया समझ में? आनुवंशिक विकार क्या होता है? वे रोग जो माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, ऐसे रोगों को हम आनुवंशिक रोग या आनुवंशिक विकार कहते हैं। तो अभी हमें ये नहीं पढ़ना है, अभी हम इसको बाद में आपको डिटेल बताएंगे। इससे पहले हम कुछ और चीजें जानेंगे, जैसे क्या मानव पर भी आनुवंशिकी के वही नियम लागू होते हैं जो मटर के पौधे में लागू होते हैं? जी हाँ, मानव पर भी आनुवंशिकी के वही नियम लागू होते हैं जो नियम अन्य प्राणियों पर लागू होते हैं। समझ में आया? जिस तरह से आपने लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन मटर के पौधों में किया है, उसी तरह से मनुष्य में भी लक्षणों की वंशांगति होती है। यानी मनुष्य में भी किसी लक्षण के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। हो सकता है उस जीन के 2 एलील हों, हो सकता है 2 से अधिक एलील हों, ठीक है, लेकिन उनकी वंशांगति मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है। यहां पर हम कह सकते हैं कि मानव पर भी आनुवंशिकी के वही नियम लागू होते हैं जो नियम अन्य प्राणियों पर लागू होते हैं, ठीक। तो ये एक पॉइंट आपका बनता है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए कि मानव पर भी आनुवंशिकी का वही नियम लागू होता है जो अन्य प्राणियों पर लागू होता है, ठीक है। मानव पर भी आनुवंशिकी के वही नियम लागू होते हैं जो अन्य प्राणियों पर लागू होते हैं। अगर आपने क्या पढ़ा, आनुवंशिकी क्या होता है? लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है ना। लेकिन अगर हम लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन मानव पर करते हैं ना, तो इसे हम मानव आनुवंशिकी कहते हैं। इस बात का हमेशा याद रखेंगे। आपने क्या पढ़ा है? आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी किसी पर भी आप आनुवंशिकी का अध्ययन कर रहे हो, लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन, लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन, कैसे माता पिता से लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं, इसी का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। ये आपने पढ़ा है। तो इसके अंतर्गत आप किसी का भी पढ़ाई करो, किसी के भी लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन करो। आपने ये भी पढ़ा है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन अगर बात मनुष्य की आती है ना, कि मानव में लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन, तब पता है क्या होता है? आनुवंशिकी के आगे एक और शब्द जुड़ जाता है, मानव, मानव आनुवंशिकी, ठीक है, यानी ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स। क्लियर है? सिंपल सा था। लक्षणों की वंशांगति का अगर अध्ययन कर रहे हैं किसी भी प्राणी में, मानव को छोड़ के,
आनुवंशिकी कहलाएगा। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। लेकिन अगर बात मानव की आती है कि मानव में लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन करना है, तो ये क्या कहलाता है? मानव आनुवंशिकी यानी ह्यूमन जेनेटिक्स। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये कि मानव आनुवंशिकी के जनक कौन है और मानव आनुवंशिकी की सर्वप्रथम नींव किसने डाली थी? तो वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम 1883 में मानव आनुवंशिकी की नींव रखी थी और इसी वजह से मानव आनुवंशिकी के ये जनक कहलाते हैं, सर फ्रांसिस गाल्टन। याद करिए तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मानव आनुवंशिकी के जनक कौन है? सर फ्रांसिस गाल्टन। याद हुआ? कितना सिंपल था। मानव आनुवंशिकी क्या होता है? सिंपल, मानव में लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन मानव आनुवंशिकी कहलाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम मानव आनुवंशिकी की नींव रखी थी, अतः इन्हें हम मानव आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अब जैसे मेंडल ने मटर के पौधे में प्रयोग किया था संकरण कराकर, तो क्या मानव में भी संकरण का प्रयोग कराया जा सकता है? नहीं। किसे पकड़ोगे आप? किस मनुष्य को पकड़ के लाओगे उस पर प्रयोग करने के लिए? आएगा वो? भाग जाएगा। या अगर आप जबरदस्ती भी करते हो तो ये मानव के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी मनुष्य पर संकरण प्रयोग करना आसान नहीं है या कराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे नैतिक कारण हैं, जैविक कारण हैं और भी अनेक कारण हैं, जिनमें हम 3 मुख्य कारण आपको बता सकते हैं क्यों हम मनुष्य में संकरण का प्रयोग नहीं करा सकते। पहला तो नैतिक मुद्दा उठ जाएगा कि मानव पर आप प्रयोग कर रहे हो तो ये मानव के अधिकारों का उल्लंघन होगा, केस हो जाएगा आपके ऊपर। दूसरा, मानव की आयु लंबी होती है, जो इस प्रकार के विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, यानी इस परीक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। मानव आनुवंशिकी में अगर हम मानव के ऊपर कोई संकरण का प्रयोग करा रहे हैं तो ये मानव की आयु लंबी होती है, इस वजह से हम लक्षणों का निष्कर्ष निकालने में समय लग जाता है। ठीक है। दूसरा, कम संतान पैदा होते हैं बच्चों के, मानव के। मानव में संतान कम पैदा होते हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि लक्षणों का हम विश्लेषण आसानी से नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते। तो ये कुछ रीज़न थे जिस कारण मनुष्य पर संकरण का प्रयोग नहीं कराया जा सकता। तो आखिर क्या हम ऐसा करें कि जिससे हमें मानव में लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन करने में आसानी हो जाए? क्या हम करें? तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हम प्रयोग करते हैं वंशावली विश्लेषण का। वंशावली विश्लेषण का, पेडिग्री एनालिसिस। हम मानव पे प्रयोग नहीं कर सकते, हम मानव में संकरण नहीं करा सकते, हमें तुरंत रिजल्ट मिल नहीं पाएगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। मानव में लक्षणों की वंशांगति के अध्ययन के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। किसी मानव का हम देखेंगे कि किसी मनुष्य का विवाह किसी स्त्री के साथ होता है तो उनमें उनकी संतान में क्या लक्षण प्रकट होते हैं। फिर हम देखेंगे अगर उनके लड़कों का शादी विवाह होता है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें लक्षण कैसे होते हैं। फिर उनके लक्षण बच्चों की जो शादी होती है उनके बच्चे होते हैं तो उनमें हम देखेंगे। यानी सीधी सी बात है कि हम पूरे वंश की हिस्ट्री निकाल देंगे कि उनके पिता माता को क्या था, उनके माता पिता को क्या था, उनके माता पिता को क्या था। यानी हम पूरी उनके पीढ़ियों को अगर हम पढ़ लेंगे तो हम लक्षणों को जान सकते हैं, उनकी वंशांगति को। इसी को कहते हैं वंशावली विश्लेषण। पूरे वंश का हम इतिहास देखते हैं और विश्लेषण करते हैं लक्षणों का कि कैसे कैसे लक्षण गए होंगे। समझ आया? तो इसी को कहते हैं
वंशावली विश्लेषण, यानी लक्षणों की वंशांगति का कई पीढ़ियों में किया गया विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। सिंपल सी बात है कि हम देखेंगे कि ये माता है, ये पिता है। अभी हम सिंबल नहीं बताएंगे। माता है, पिता है, इन दोनों से संतान उत्पन्न हुई, पुत्र, पुत्री, पुत्र, पुत्री। देखेंगे इनमें कोई रोग है कि नहीं है। मान लो इनका विवाह किसी पुरुष से होता है तो फिर इनके बच्चे होंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि इनके बच्चों में क्या कोई रोग है कि नहीं। मान लो इनका विवाह किसी अन्य स्त्री से हो जाता है, ठीक है, तो इनके बच्चों में रोग होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वंशावली विश्लेषण, कि कई वंश में हम लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन करें, तो इसी को कहते हैं वंशावली विश्लेषण। आया समझ में? अब वंशावली विश्लेषण का महत्व क्या है? वंशावली विश्लेषण के माध्यम से आने वाली जो जनरेशन है ना, उनमें हम रोगों का पता पहले लगा सकते हैं कि इनका विवाह हो गया तो क्या इनके बच्चे सामान्य होंगे या इनके किसी बच्चे में रोग उत्पन्न होने की संभावना है। तो ये हम पता कर सकते हैं। एक तो ये महत्व है वंशावली विश्लेषण का। दूसरा, मानव में लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन करना आसान हो जाता है। तीसरा, हम ये देख सकते हैं कि मानव में कोई लक्षण लिंग संलग्न है या नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि क्या कोई लक्षण प्रभावी रूप से वंशांगत हो रहा है या अप्रभावी रूप से वंशांगत हो रहा है। यानी हम इतनी सारी चीज़ों की व्याख्या वंशावली विश्लेषण के माध्यम से कर सकते हैं। तो अभी और डिटेल बताते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा खाली हो जाए तब मैं फिर कुछ और आगे बढ़ूँ। तो हेडिंग डालेंगे आनुवंशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और इसमें लिखेंगे मानव पर भी आनुवंशिकी के वही नियम लागू होते हैं जो अन्य प्राणियों पर लागू होते हैं। फिर आप आगे लिखेंगे कि मानव में लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन मानव आनुवंशिकी यानी ह्यूमन जेनेटिक्स कहलाता है। आगे लिखेंगे सर फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम 1883 में मानव आनुवंशिकी की नींव डाली, अतः इन्हें मानव आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे मानव में तुलनार्थ संकरण प्रयोग, मानव में तुलनार्थ संकरण प्रयोग यानी कंट्रोल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करना, तुलनार्थ संकरण प्रयोग करना कठिन है, ठीक है। मानव में तुलनार्थ संकरण प्रयोग करना कठिन है, या ऐसे लिखेंगे कि मानव में तुलनार्थ संकरण प्रयोग यानी कंट्रोल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करना अनेक नैतिक व जैविक कारणों से संभव नहीं है। फिर लिखेंगे दूसरा, मनुष्य की आयु लंबी होती है, अतः ये इस प्रकार के परीक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। फिर लिखेंगे मानव में कम संतान पैदा होती हैं, इस कारण भी इनमें संकरण प्रयोग करना संभव नहीं है, ठीक। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि इस समस्या का समाधान वंशावली विश्लेषण के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वंशावली विश्लेषण। तो पहले समझते हैं और डिटेल से कि वंशावली विश्लेषण क्या होता है। वंशावली विश्लेषण क्या है? तो वंशावली विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? वंशावली विश्लेषण का अर्थ है कि किसी
लक्षण विशेष की वंशांगति का अनेक पीढ़ियों में, वंशावली विश्लेषण का अर्थ है कि किसी लक्षण विशेष की वंशांगति का, ऐसे नहीं, वंशावली विश्लेषण का अर्थ है कि किसी लक्षण विशेष की वंशांगति का किसी वंश के इतिहास में अध्ययन करना, इतिहास में अध्ययन करना। देख रहे ना कि मान लो कि इनको कोई रोग हो गया है, इनको कोई रोग हो गया है, आनुवंशिक रोग है, तो हम इनके वंश का इतिहास देखेंगे कि क्या इनके माता पिता को कोई रोग था या नहीं। फिर देखेंगे इनके माता पिता को कोई रोग था या नहीं। फिर देखेंगे इनके माता पिता को कोई रोग था या नहीं। वंश का हम अध्ययन करेंगे कि उनके पूरे वंश में किसी को ये रोग है कि नहीं, अगर है तो कैसे कैसे है। तो इसी को कहते हैं वंशावली विश्लेषण। यानी वंशावली विश्लेषण का अर्थ है किसी लक्षण विशेष की वंशांगति का किसी वंश के इतिहास में अध्ययन करना। और कई वर्षों तक हम करेंगे। 30 साल के होंगे तभी शादी विवाह होगा, फिर इनका 30 साल, 60 साल हो गया, फिर इनका 30 साल, 90 साल, फिर इनका 120 साल। तो कई वर्षों तक हम इसका विश्लेषण करते हैं। इसी को कहते हैं वंशावली विश्लेषण। यानी इस प्रकार किसी वंश का अनेक वर्षों तक किया विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। आया समझ में? किसी भी वंश का अनेक वर्षों तक किया गया विश्लेषण कि इनमें रोग है कि नहीं है, इसी को कहते हैं वंशावली विश्लेषण। और इस अध्ययन के आधार पर किसी लक्षण का 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों में जो रिकॉर्ड बनाता है, जो भी इन चीज़ों को करते हैं, वे किसी लक्षण की वंशांगति का 2 या अधिक पीढ़ियों तक जो अभिलेख रिकॉर्ड लिख के रखते हैं ना, उसी को कहते हैं वंश वृक्ष यानी पेडिग्री। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार किसी लक्षण की वंशांगति का 2 या अधिक पीढ़ियों तक का अभिलेख यानी रिकॉर्ड कि उनके माता पिता को क्या था क्या नहीं था, उस सब रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। वही रिकॉर्ड वंश वृक्ष, वंश वृक्ष यानी पेडिग्री कहलाता है। क्लियर है? वंश वृक्ष किसे कहते हैं? ऐसे ही ड्रॉ कर दिए, हमने देखा कि माता रोग से ग्रसित हैं, लिख दिया रोगी। फिर उसके बाद माता पिता से एक पुत्र रोगी निकला, बाकी पुत्रियां सामान्य हैं, दूसरी पुत्री भी सामान्य है। इनका विवाह एक पुरुष से हुआ तो देखा गया कि ये रोगी हैं। फिर देखा गया इनमें से ये सामान्य थे, इनकी स्थिति सामान्य स्थिति से विवाह हुआ, इनमें एक रोगी पैदा हो गई। तो यही रिकॉर्ड करना, ये लिखना कि कौन कौन रोगी थे पीढ़ी में, कौन कौन नहीं थे, इसी को कहते हैं वंश वृक्ष। क्लियर है सारी चीज़ें? कितना आसान है। अब एक लाइन में आपको याद करा दूं कि वंशावली विश्लेषण क्या है, कितना अच्छा होगा। तो एक सिंपल लाइन में आप याद कर सकते हो वंशावली विश्लेषण को, क्या कि लक्षणों की वंशांगति का मनुष्य में
अनेक पीढ़ियों में किया जाने वाला विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। कितना इजी है, एक लाइन में आप याद कर लोगे कि लक्षणों की वंशांगति का मनुष्य में अनेक पीढ़ियों में किया जाने वाला विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। मनुष्य में लक्षणों की वंशांगति का अनेक पीढ़ियों में किया जाने वाला विश्लेषण ही वंशावली विश्लेषण है। याद करिए, 2 मिनट लगेगा। लक्षणों की वंशांगति, कोई लक्षण है उसकी वंशांगति माता पिता से पुत्र में कैसे जा रहा है। लक्षणों की वंशांगति मानव में अनेक पीढ़ियों तक किया जाने वाला विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब एनालिसिस, कि कैसे कैसे रोग जा रहा है, उसी को कहते हैं विश्लेषण। तो लक्षणों की वंशांगति का मानव में अनेक पीढ़ियों में किया जाने वाला विश्लेषण क्या कहलाता है? वंशावली विश्लेषण कहलाता है। याद हो गया? सिंपल था। लक्षणों की वंशांगति का मनुष्य में अनेक पीढ़ियों तक किए जाने वाला विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। अब ये जो अध्ययन किया जा रहा है जिन लक्षणों का, वे मानव के स्वास्थ्य से जुड़े भी हो सकते हैं या किसी बिना उपयोग के भी हो सकते हैं। यानी क्या कह सकते हैं कि इसमें अध्ययन किए जाने वाले लक्षण मानव स्वास्थ्य से जुड़े हो सकते हैं या बिना किसी उपयोगिता के भी हो सकते हैं। अब ऐसे कौन से उदाहरण हैं? तो ऐसे कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जैसे रंजकहीनता, ये एक रोग है, एल्बिनिज्म, आगे आपको बताया जाएगा। वर्णांधता, यह भी एक रोग है, आनुवंशिक रोग। कलर ब्लाइंडनेस, अब बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, ये सब रोग पढ़ने में मजा आएगा। वर्णांधता, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, बहुअंगुलिता यानी पॉलीडैक्टाइली। आपने देखा है ना, किसी किसी के 5 की जगह 6 उंगली निकल आती है, उसी को कहते हैं पॉलीडैक्टाइली या बहुअंगुलिता। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनका वंशावली विश्लेषण किया जाता है। अब ये आप जो देख रहे हो ना कि माता पिता से पुत्र में, फिर पुत्र से उनके पुत्र में, फिर उनसे पुत्र में कैसे कैसे जा रहा है, तो ये ना हर किसी मनुष्य का नहीं किया जाता। कोई यहाँ खाली नहीं बैठा है कोई वैज्ञानिक कि आपके परिवार का ये वंशावली विश्लेषण बनाएंगे। भारत में ही 125 करोड़ लोग हैं, तो कोई किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि हर एक का वंशावली विश्लेषण बनाए। ये जो वंशावली विश्लेषण बनाई जाती है वे हाई प्रोफाइल वाले लोगों की बनाई जाती है, जैसे राजा महाराजाओं के, राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्रियों के, इन सभी के बनाए जाते हैं। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की वंशावली पूरी बनाई गई थी, उसमें पाया गया कि हीमोफीलिया की वंशांगति कैसे होती है। ठीक है, हीमोफीलिया से ग्रसित थी महारानी विक्टोरिया और उन्हीं से उनके संतानों में भी यह रोग संचरित हो रहा था। तो ठीक, इतनी बातें आपने समझ ली वंशावली विश्लेषण के बारे में। आप नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं। तो वंशावली विश्लेषण का अर्थ है किसी लक्षण विशेष की वंशांगति का किसी वंश के इतिहास में अध्ययन करना। इस प्रकार किसी वंश का अनेक वर्षों तक किया विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। इस प्रकार किसी लक्षण की वंशांगति को 2 या अधिक पीढ़ियों तक का अभिलेख वंश वृक्ष कहलाता है। फिर आगे लिख सकते हैं, लक्षणों की वंशांगति का मनुष्य में अनेक पीढ़ियों में किया जाने वाला विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है।
इसमें अध्ययन किए जाने वाले लक्षण मानव स्वास्थ्य से जुड़े हो सकते हैं या बिना किसी उपयोगिता के भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं: रंजकहीनता, वर्णांधता, हीमोफीलिया, बहुअंगुलिता आदि। अब आप हेडिंग डालेंगे वंशावली विश्लेषण में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक, कुछ सिंबल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है वंशावली विश्लेषण में। इजी है, कुछ भी नहीं है, 3-4 बक्सा केवल बनाना है, सीखना है। एक बार बना लोगे तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। जितना एनसीईआरटी में दिया गया है हम उतना ही बताएंगे, हम उससे अधिक नहीं बताएंगे, क्योंकि फालतू की चीज़ें पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता, ना मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। तो एनसीईआरटी में कुछ प्रतीक दिए गए हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ। वे प्रतीक जो वंशावली विश्लेषण में काम आते हैं। अगर सर्किल ड्रॉ है यानी गोला है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मादा यानी स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्क्वायर है तो ये रिप्रेजेंट करता है नर या पुरुष को, ठीक है। अगर इस तरह से प्रतीक है तो इसका मतलब लिंग का पता नहीं कि वे नर हैं या मादा, सेक्स अनआइडेंटिफाइड। फिर उसके बाद अगर यही जो सिंबल्स हैं अगर इनमें कलर फील्ड है पूरा तो इसका मतलब वे रोग से प्रभावित हैं, ठीक है। अगर इसमें पूरी तरीके से कलर्ड फिल है तो अभी तो हमने सिर्फ लाइनिंग बना दी, कलर फिल का मतलब ऐसे अंदर पूरा कलर हो, पूरा का पूरा कलर हो, तो उसे हम कहते हैं रोग से प्रभावित हैं। अगर आधा कलर फील्ड है तो वो वाहक कहलाती हैं, तो वो एनसीईआरटी में दी गई नहीं है इसलिए हम बताएंगे नहीं, कई बुक में दिया गया है। ऐसे ही सब में कलर फील्ड हो तो वो क्या होंगी? प्रभावित होंगे या रोगी कहलाएंगे। आया समझ में? ये सब पूरा क्या हो? कलर से फील्ड हो। अगर खाली हैं तब तो वो सामान्य हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन अगर उसमें कलर फील्ड है इस तरह से तो ये क्या हैं? रोगी हैं। देखिए ये सब खाली हैं, इसके अंदर कलर नहीं है तो ये सब क्या है? सामान्य है। लेकिन जिसके अंदर कलर फील्ड है वो क्या दर्शाता है? प्रभावित यानी रोगी। अब अगर ऐसा कुछ बना हुआ है, ये मादा है और ये नर को रिप्रेजेंट कर रहा, अगर इनके बीच सिंगल लाइन है तो ये क्या दिखाता है? विवाह या मैथुन को दर्शाता है। मैथुन यानी इन दोनों के बीच मैथुन को प्रदर्शित कर रहा है ये। अगर सिंगल लाइन है तो ये दर्शाता है कि दूर के व्यक्तियों के बीच मैथुन हो रहा। लेकिन अगर डबल लाइन है, ये मादा है ये पुरुष है और इनके बीच अगर डबल लाइन दिया गया है तो ये क्या दर्शाता है? रिश्तेदारों के बीच मैथुन या विवाह। समझ में आया? अगर डबल लाइन है तो क्या दर्शाता है कि रिश्तेदारों के बीच विवाह, यानी मैथुन रिश्तेदारों के मध्य। रिश्तेदार में कौन? बहुत क्लोजली रिलेटेड, जिनसे ब्लड रिलेशन हो। यह नहीं कि पापा का दोस्त, पापा के दोस्त रिश्तेदार नहीं होते हैं, समझ में आया? ब्लड रिलेशन, जैसे मामा हो गए, मामा के लड़का लड़की, मौसी के लड़का लड़की, बुआ के लड़का लड़की, ये सब रिश्तेदार हैं जो क्लोजली रिलेटेड, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है, तो उन्हें हम कहते हैं। अगर ऐसा डबल लाइन है तो ये दर्शाता है रिश्तेदारों के बीच मैथुन। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है, रिश्तेदारों के मध्य शादी विवाह नहीं करना चाहिए, रोग फैलने के बहुत चांसेस होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट सिंबल आता है ऐसा, नर मादा है, ये नर हैं और इनके बीच अगर ऐसा कुछ ड्रा किया गया है
तो ये दर्शाता है ऊपर जनक नीचे संतान। क्या दर्शाता है? ऊपर जनक नीचे संतान। यानी ये क्या है? जनक हैं, ये माता हैं, ये पिता हैं, ये उनकी पुत्री हैं, ये उनका पुत्र है। ये दर्शाता है, ये जनक हैं, ये संतान है। अगर कुछ इस तरह से है बना, अगर इनके पुत्र में कलर फील्ड है तो क्या दर्शाएगा कि जनक सामान्य है और पुत्र रोगी। आया समझ में? जनक सामान्य है, पुत्र रोगी। तो क्या लिख सकते हैं? पुत्र प्रभावित। प्रभावित मतलब रोगी। बस इतने सिंबल्स हैं। एक सिंबल और है जो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, अंदर 5 लिख दिया गया, यानी 5 मतलब 5 संतान। प्रभावहीन व्यक्ति, संतान नहीं कहेंगे, व्यक्ति कहेंगे। 5 अगर लिखा है तो मतलब 5 प्रभावहीन व्यक्ति। प्रभावहीन क्यों? क्योंकि कलर फील्ड नहीं है अंदर, तो कलर फील्ड नहीं है यानी प्रभावहीन है, और 5 लिखा है यानी 5 व्यक्ति। ठीक, तो एनसीईआरटी में दिया गया, नोट कर लीजिएगा। अब ये जो आपको ड्रॉ किए हैं, इन्हीं को वंशावली विश्लेषण में कैसे लिखोगे? इन सिंबल का प्रयोग करके। जैसे हमने क्या कहा कि माता है, पिता है। माता क्या है? रोगी हैं। तो माता है रोगी, तो इसके लिए आप क्या बनाओगे? माता है यानी गोल, गोल बनाओगे। रोगी हैं तो अंदर क्या कर दोगे? फिल कर दोगे। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि माता रोगी हैं। बस यहाँ पे सिंबल्स बनाते हैं, लिखते नहीं हैं कि माता रोगी हैं, पिता रोगी हैं, ये सब नहीं लिखते हैं। सिंबल से ही आप पहचान जाओगे कि क्या हैं। तो ये बताइए, सिंबल से पहचान नहीं पा रहे हैं कि गोल है, और गोल है तो माता है यानी मादा, और अंदर फील्ड है, कलर फील्ड है, यानी रोगी हैं। देखिए पिता सामान्य है, तो पिता सामान्य के लिए क्या बनाएंगे? स्क्वायर बना देंगे। ठीक, पिता। और इनके बीच विवाह है तो सिंगल लाइन बना देंगे। अब इनसे संतान पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र सामान्य है तो क्या बनाएंगे? स्क्वायर। पुत्री सामान्य पैदा हुई तो क्या बनाएंगे? सर्किल। पुत्र कह रहे हैं रोगी हैं, तो पुत्र रोगी हैं तो क्या कर दोगे? इसके अंदर कलर भर दोगे, स्क्वायर बना के इसके अंदर कलर भर दो। तो ये क्या दर्शा रहा है कि पुत्र हैं और पुत्र के अंदर रंग भरा है, यानी क्या है? रोगी हैं। ठीक है। फिर कह रहे पुत्री हैं जो सामान्य है, तो इसको ऐसे बना दो। कह रहे हैं पुत्र, इस पुत्री का विवाह किसी अन्य पुरुष से हुआ, यानी स्क्वायर बना दो। इनसे संतान उत्पन्न हुए, ये पुत्र हैं तो पुत्र को ऐसे बना दो। ये भी पुत्र हैं तो इनको भी ऐसे बना दो। कह रहे हैं ये भी पुत्र हैं लेकिन पुत्र जो हैं रोगी हैं, तो रोगी हैं तो क्या बना दोगे? इसके अंदर कलर फिल्ड कर दोगे, इसके अंदर ऐसे कलर फिल कर दोगे। ठीक। ये कह रहे हैं पुत्र हैं जो सामान्य है, तो ऐसे बना दोगे। कह रहे हैं इस पुत्र का विवाह किसी सामान्य स्त्री से हुआ, गोला बना दो। फिर कह रहे हैं इनके बच्चों में देखो, तो ये पुत्र हैं जो सामान्य हैं, स्क्वायर बना दो। कह रहे हैं पुत्री हैं जो रोगी हैं, तो क्या कर दो? गोला बनाओ और अंदर फिल कर दो। तो इस तरह से हम पेडिग्री एनालिसिस बनाते हैं किसी वंश का। ठीक है। पुत्र है सामान्य, स्क्वायर कर दो, पुत्री है सामान्य, गोल कर दो। बस देखिए यहाँ पर कहीं भी कुछ भी लिखा है, अब वो हमने आपको समझाने के लिए दिया है, मादा रोगी, पिता रोगी, ये सब फालतू की बात है, लेकिन कहीं लिखा नहीं होता। ये सब चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं, ऐसे ये सब लिखा नहीं होता है, सिर्फ ऐसे बनाया हुआ होता है। आपको समझना होता है कि ये क्या कह रहा है। तो बताइए, बता नहीं पाएंगे? पढ़ तो लिया, सिंबल तो पढ़ लिया। क्या कह रहा है कि गोल हैं, तो गोल हैं और अंदर कलर फिल है, तो क्या होंगी? प्रभावित। और गोल है तो मादा, यानी रोगी होंगी। माता क्या है? रोगी हैं। स्क्वायर है लेकिन अंदर कलर नहीं है, तो क्या होंगी? सामान्य नर पुरुष होंगे। इनका विवाह हो रहा है, सिंगल लाइन है, यानी दूर के व्यक्तियों से विवाह हो रहा है। और इनके पुत्र में एक पुत्र सामान्य है, क्योंकि अंदर कलर फिल नहीं है, पुत्र सामान्य है। पुत्री सामान्य है, पुत्र में देखिए कलर फिल है, यानी रोगी हैं।
पुत्र एक पुत्र रोगी हैं, पुत्री सामान्य है। इस पुत्री सामान्य का विवाह किसी अन्य सामान्य पुरुष से होता है। तो देखिए इनके बच्चों में एक पुत्र सामान्य, दूसरा पुत्र प्रभावित है, तो तीसरा पुत्र सामान्य, चौथा पुत्र सामान्य। इस पुत्र का विवाह किसी अन्य स्त्री से होता है, तो इसमें बच्चों में एक पुत्र सामान्य, पुत्री क्या है प्रभावित है, पुत्र सामान्य, पुत्री सामान्य है। तो ये देख के आपको समझना होता है, ठीक। सिंबल आप बना लीजिए, ये नहीं, ये आप चाहो तो नीचे बना सकते हो ऐसा समझने के लिए। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे वंशावली विश्लेषण का महत्व। महत्व क्या होता है वंशावली विश्लेषण का? तो मैंने आपको बताया वंशावली विश्लेषण से क्या कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी में रोगों का पता समय से पहले लगाया जा सकता है। मान लो इनका विवाह हुआ है, इन दोनों का, तो डॉक्टर ने इनके वंशावली विश्लेषण को देखा, कहा कि भैया आपकी एक पुत्री रोगी हो सकती है, बता दिया ना पहले ही, पैदा होने से पहले। तो वंशावली विश्लेषण का महत्व यह है कि हम किसी दंपत्ति को उसके आने वाली पीढ़ी के बारे में बता सकते हैं कि वह रोगी होगी या सामान्य होगी। दूसरा, वंशावली विश्लेषण के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कोई रोग लिंग संलग्न है या आलिंग संलग्न है। दूसरा, हम वंशावली विश्लेषण के माध्यम से बता सकते हैं कि कोई रोग प्रभावी रूप से वंशांगत है या अप्रभावी रूप से वंशांगत है। तो आप महत्व को पहले हेडिंग डाल के लिख लीजिए। हेडिंग डालेंगे वंशावली विश्लेषण का महत्व, इसमें लिखेंगे वंशावली विश्लेषण के आधार पर किसी दंपत्ति को आगामी संतान का भ्रूण में ही किसी असामान्यताओं के बारे में समय से बताया जा सकता है। दूसरा, मनुष्य में चूंकि तुलनार्थ संकरण यानी कंट्रोल हाइब्रिडाइजेशन कराना संभव नहीं है, अतः मानव में लक्षणों की आनुवंशिकी का अध्ययन वंश वृक्ष की सहायता से किया जा सकता है। फिर आप तीसरा लिखेंगे वंशावली विश्लेषण के सहायता से लिंग संलग्न लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, आनुवंशिक असामान्यताओं का प्रभावी या अप्रभावी के रूप में पहचान कर या वाहक तथा समयुग्मजी के रूप में पहचान कर इस रोग के मामलों को कम किया जा सकता है। आने वाली पीढ़ी में इस रोग के प्रसार को कम करने की परामर्श दी जा सकती है। बस ये था वंशावली विश्लेषण का महत्व। अब इसके बाद आता है हम कैसे पहचाने कि वंशावली विश्लेषण किस प्रकार का है, जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट में ऐसे फिगर ड्रॉ कर देते हैं और पूछते हैं कि बताइए ये क्या दर्शा रहा है, ये लिंग संलग्न कोई लक्षण है या आलिंग संलग्न कोई लक्षण है, ये लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि थोड़ा डिटेल है तो उसमें आपको बताया जाएगा। अभी आप इतना पढ़ लें, इतना समझ लें, इतना याद कर लें, आगे जैसे ही आपको बताया जाएगा तुरंत आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया है, तो आप इसे पढ़ें। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।